छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में सड़कों पर उतरे कांग्रेस और भीम आर्मी के कार्यकर्ता आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। कांग्रेस कार्यकर्ता वहां हाथरस कांड के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन तभी भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए, जिस पर हंगामा खड़ा हो गया। पुलिस की मौजूदगी में कांग्रेस और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को खूब पीटा। पुलिस ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन उसकी इस कोशिश का कोई असर नहीं हुआ। कांग्रेस ने मारपीट और हंगामे का आरोप भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर मढ़ दिया। उन लोगों के द्वारा हमारे कार्यक्रम स्थल में आकर के कांग्रेस विरोधी और कांग्रेस नेताओं के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। काफी कोशिश के बाद पुलिस किसी तरह हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं को शांत करवा पाई। ये हंगामा हाथरस कांड के खिलाफ प्रदर्शन के समय हुआ। बिहार में नक्सलियों के खिलाफ सीआरपीएफ ने बड़ा अभियान शुरू कर दिया। खबर है कि बिहार में चुनाव का ऐलान होते ही नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में, इसलिए सीआरपीएफ ने भी नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन छेड़ दिया। गया से करीब 70 किलोमीटर दूर जंगलों में सीआरपीएफ के जवान रोज कई किलोमीटर मार्च करते हुए चप्पे चप्पे की तलाशी ले रहे हैं। न्यूज 18 टीम भी इस ऑपरेशन में सीआरपीएफ के जवानों के साथ रही। जंगल का ये वो इलाका है जिसे नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल बनते ही नक्सलियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है और उनके मंसूबों पर पानी फेरने के लिए सीआरपीएफ के जवान चप्पे चप्पे पर डटे हुए हैं। दिन हो या रात, जवानों की मुस्तैदी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। रात के वक्त भी जवान जंगल में होने वाली हर हलचल पर नजर रखते हैं। जितना मुश्किल इन इलाकों में सीआरपीएफ के लिए ऑपरेशन चलाना है, उतना ही आसान नक्सलियों के लिए यहाँ छुपना। इसीलिए इन जंगलों में सीआरपीएफ की टीमें ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कर रही हैं। अफगानिस्तान में लगमन प्रांत के गवर्नर के काफिले को निशाना बनाकर आत्मघाती हमला किया गया, जिसमें वो बाल बाल बचे। हालांकि इस हमले में 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। और ये आत्मघाती हमला विस्फोटक से भरी एक गाड़ी से किया गया। इस धमाके में अफगानिस्तान के लगमन प्रांत के गवर्नर बाल बाल बच गए। हमले के बाद वहां अफरा तफरी का माहौल नजर आया। जिस गाड़ी से हमला हुआ, धमाके में उसके परखच्चे उड़ गए। इसके अलावा गवर्नर के काफिले में शामिल गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। ये मोटरिस्ट कारवान नहवाद दुश्मनानो लखवाना मोटरबम चौदना शवी। इस हमले में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। धमाका इतना जोरदार था कि काफी दूर तक काले धुएं का गुबार आसमान में उड़ता दिखा। इस हमले की अब तक किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इसके पीछे आतंकी संगठन आईएस और तालिबान की भूमिका होने का शक है। कृषि कानूनों के खिलाफ राहुल गांधी की ट्रैक्टर यात्रा दूसरे दिन भी जारी रही, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू के नहीं पहुंचने से कई सवाल भी खड़े हो गए। हालांकि यात्रा के पहले दिन वो शामिल हुए थे, लेकिन संगरूर से शुरू हुई इस यात्रा में वो नहीं आए। इस यात्रा में सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिसमें सबसे आगे वाले ट्रैक्टर पर खुद राहुल गांधी और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह बैठे हुए नजर आए, जबकि उनके पीछे अलग अलग ट्रैक्टर पर सवार कार्यकर्ताओं ने कृषि बिल के विरोध में जमकर नारेबाजी की। हालांकि इस यात्रा के दूसरे दिन नवजोत सिद्धू कहीं नहीं दिखे। इस बीच सिद्धू, बड़ी बात यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू पहले दिन इस किसान यात्रा में शामिल हुए थे, लेकिन दूसरे दिन सिद्धू नदारत हैं। पटियाला पहुंचने के बाद राहुल गांधी एक मंडी में भी गए और किसानों के साथ साथ आड़तियों से भी बात की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस वक्त समाना में धान की मंडी में हैं और आप देखिए इस वक्त की हाथ में धान लिए हुए हैं, कृषि कानूनों की मुखालफत कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कृषि कानून पर केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला और कानून को पास करवाने के समय पर सवाल उठा दिए। ये किसान और मजदूर खड़ा नहीं हो पाएगा, लड़ नहीं पाएगा, इसीलिए कोविड के समय इन्होंने ये काम किया। राहुल गांधी ने इस कानून को वापस लेने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। जापान के टोक्यो में आज क्वाड की दूसरी बैठक। जापान के टोक्यो में चीन के खिलाफ क्वाड देशों की दूसरी बैठक आज होगी, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के विदेश मंत्री हिस्सा लेंगे। बैठक में हिंद प्रशांत के इलाके में चीन पर लगाम कसने की रणनीति तय होगी। चीन से विवाद के बीच भारत और म्यांमार के बीच सुरक्षा के मुद्दे पर अहम समझौते किए गए, जिसके तहत भारत म्यांमार की एक बंदरगाह को विकसित करेगा, जिससे पूर्वोत्तर के राज्यों को भी फायदा होगा। पीएम मोदी ने यहूदी नववर्ष पर इजराइल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू और इजराइल के लोगों को बधाई दी। दोनों नेताओं के बीच दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। चीन में वहां के राष्ट्रीय दिवस और मिड ऑटम फेस्टिवल पर जोरदार जश्न मनाया जा रहा है। वहां 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय दिवस के मौके पर हफ्ते भर की छुट्टी होती है और इस बार इसी दिन मिड ऑटम फेस्टिवल भी पड़ गया। ऐसे में खुशी के दो मौकों पर चीन में जश्न भी दुगना हो गया। सामने आई तस्वीरों में वहां के बड़े बड़े शहर रंग बिरंगी रोशनी में नहाए दिखे। आसमान छूती इमारतें जगमगाती नजर आईं। घूमने फिरने की जगह भी लाइटों से सज गईं। मतलब पैसा तो पानी की तरह बहाया गया।
ऐसी चकाचौंध नजर आई कि कोई भी दीवाना हो जाए। इतने बड़े और शानदार लाइट शो को देखकर ऐसा लगा जैसे चीन में दिवाली मनाई जा रही हो। राष्ट्रीय दिवस और मिड ऑटम फेस्टिवल पर बाजार रात में भी खुल गए। जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते दिखे। लोगों के मनोरंजन के लिए कई तरह के आयोजन रखे गए। सामने आई एक तस्वीर में कलाकारों ने पानी पर ऐसे शानदार करतब किए कि लोगों के होश उड़ गए। कई जगह ड्रोन शो भी किए गए। हालांकि जश्न के बीच कोरोना से बचाव के नियमों का पालन होता नजर नहीं आया। न तो लोगों के चेहरों पर मास्क दिखे और न ही उनके बीच 2 गज की दूरी नजर आई। से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया जिसमें एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग बिजली के तारों की चपेट में आ गए। यह हादसा वहां की एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर हुआ, जिसमें कई गाड़ियां सामान्य रफ्तार में चल रही थीं। एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग भी धीमी रफ्तार में आगे बढ़ रहे थे। तभी बाइक चला रहे आदमी को ऊपर से सड़क पर लटका बिजली का तार नजर आया और उसने ब्रेक लगा दी, लेकिन उसकी बाइक बिजली के तार को छू गई और तुरंत बाइक में धमाके के साथ आग लग गई। इस हादसे में बाइक चला रहा आदमी बुरी तरह झुलस गया, जबकि पीछे बैठा आदमी कुछ देर बाद उठा और हादसे वाली जगह से दूर चला गया। वहां सड़क किनारे जिन लोगों की दुकानें थीं, उनमें कुछ पानी की बाल्टी लेकर उस तरफ दौड़े। हालांकि तब तक बाइक में लगी आग बुझ चुकी थी। बाद में हादसे में घायल दोनों लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई। रोहतांग में अटल टनल के उद्घाटन से चीन घबरा गया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने गीदड़ भभकी दी है। अगर युद्ध हुआ तो चीनी सेना अटल टनल को बर्बाद कर देगी। चीन ने माना कि इस टनल से भारतीय सैनिकों की सीमा पर तैनाती बहुत तेजी से हो सकती है। साथ ही भारतीय सेना को आपूर्ति में भी मदद मिलेगी। चीन की ओर से कहा गया कि सुरंग के बन जाने से लेह तक की दूरी काफी कम हो गई है। इससे भारत को अपनी रणनीतिक तैयारी में मदद मिलेगी। चीन के सरकारी अखबार के मुताबिक चीन सीमा पर भारत सड़कें और पुल बना रहा है। दौलत बेग ओल्डी को जाने वाली 255 किलोमीटर लंबी रोड पूरी हो चुकी है। भारत 73 अहम सड़कें बना रहा है जो ठंड में भी जारी रहेंगी। लेकिन भारत की इस तैयारी से चीन की घबराहट साफ दिखाई दी। अखबार के मुताबिक युद्ध के समय भारत को इसका कोई फायदा नहीं। हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर किसी ने काली स्याही फेंकी। घटना तब हुई जब संजय सिंह पीड़ित परिवार से मिलकर बाहर आए और वापस दिल्ली की तरफ जाने लगे। कुछ दूर पहुंचने के बाद उनकी कार रुकी और मीडिया ने उनकी कार को घेर लिया। संजय सिंह कार से उतरकर मीडिया से बात कर रहे थे और तभी एक लड़का हाथ में काली स्याही की छोटी सी बोतल लेकर संजय सिंह की तरफ बढ़ा। लड़के ने सीधा स्याही संजय सिंह पर फेंक दी। अफरा तफरी के माहौल में आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने स्याही फेंकने वाले को पकड़ लिया। दोनों के बीच झड़प शुरू हो गई। तभी पुलिस के एक अफसर ने स्याही फेंकने वाले को पकड़ लिया। गुस्साए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बचाकर पुलिस आरोपी को दूर ले गई। तभी स्याही फेंकने वाला लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा और संजय सिंह पर लाशों की राजनीति करने का आरोप लगाने लगा। ये लोग लाशों की राजनीति करने आ रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस घटना के लिए यूपी पुलिस को दोषी ठहरा दिया। पुलिस ये करा रही है यार, देखो इनको, ये पुलिस करा रही है सामने खड़े होके। संजय सिंह और उनके कुछ साथियों के कुर्ते और चेहरे पर स्याही गिरी थी। माहौल शांत करने के लिए पुलिस ने संजय सिंह को फौरन निकलने के लिए कह दिया और बिना देर किए संजय सिंह की गाड़ी दिल्ली रवाना हो गई। लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेता पर हुए इस हमले से भड़क उठे और हंगामा करने लगे। पुलिस के कई अधिकारी भड़के कार्यकर्ताओं को शांत कराने की कोशिश करते दिखे, लेकिन संजय सिंह के समर्थकों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। कुछ कार्यकर्ता तो सड़क पर ही बैठ गए। माहौल बिगड़ता देख पुलिस ने कार्यकर्ताओं को खदेड़ना शुरू कर दिया। पुलिस आगे बढ़ती हुई, यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस आगे बढ़ती हुई बल का इस्तेमाल कर रही है। पुलिस बल का इस्तेमाल कर रही है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को यहाँ से खदेड़ने की कोशिश हो रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को शांत करने और घटना वाली जगह से खदेड़ने में पुलिस को कई घंटे लग गए। बिहार के पूर्णिया में आरजेडी के पूर्व नेता शक्ति मलिक की हत्या के आरोप में लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों तेजस्वी और तेज प्रताप के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 2 दिन पहले कुछ लोगों ने गोली मारकर शक्ति मलिक की हत्या कर दी थी, जिसके बाद उनके परिवार की ओर से दिए गए बयान के आधार पर पुलिस ने 6 लोगों पर केस दर्ज किया और मामले की जांच में जुट गई। हत्या के अगले दिन पुलिस की टीम आरजेडी के पूर्व नेता शक्ति मलिक के पूर्णिया के घर पहुंची। वहां फोरेंसिक जांच के लिए आई टीम ने घर के अंदर और बाहर तफ्तीश की। हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए इन लोगों ने आसपास के लोगों से भी बातचीत की। इस बीच शक्ति मलिक की पत्नी सामने आई और उन्होंने तेजस्वी यादव का नाम लेकर उन पर संगीन आरोप लगाए। टिकट के बदले में 50 लाख रुपया तेजस्वी यादव जी मांग रहे थे। 50 लाख रुपया दो तब टिकट मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। पुलिस ने इसी बयान के आधार पर तेजस्वी और तेज प्रताप यादव समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। तेजस्वी यादव,
तेज प्रताप यादव षड्यंत्र रचकर इनकी हत्या करवाने, शक्ति मलिक की हत्या करवाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। शक्ति मलिक को पिछले महीने की 30 तारीख को आरजेडी से निकाल दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आरोप लगाया था कि तेजस्वी यादव ने उनसे टिकट के बदले डोनेशन मांगी। तो तेजस्वी यादव जी बोले कि डोनेशन तो आपको देना पड़ेगा। हमने सर क्यों देना पड़ेगा? तो तेजस्वी यादव जी बोले कि तुम जात का तुम रहेगा और तुमको विधानसभा नहीं जाने देंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही दिन बाद शक्ति मलिक की हत्या हो गई। यही वजह रही कि उनकी हत्या के मामले में उनके परिवार वालों के शक की सुई तेजस्वी और तेज प्रताप पर टिक गई और उन्होंने पूरे मामले को बिहार चुनाव के लिए होने वाले टिकट बंटवारे से जोड़ दिया और आरोप लगाया कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही थी। हालांकि पुलिस के मुताबिक जांच अभी शुरुआती दौर में है। यही वजह रही कि उसने सबसे पहले क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन करने की तैयारी की। रविवार की सुबह शक्ति मलिक के घर में 3 नकाबपोश लोग घुस गए थे, जिन्होंने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी, जिसके बाद तीनों बदमाश वहां से फरार हो गए। पुलिस सबसे पहले उन्हीं की तलाश में जुटी है। यही नहीं, पुलिस आसपास के इलाकों में मौजूद सीसीटीवी फुटेज और शक्ति मलिक के कॉल डिटेल भी खंगाल रही है। शक्ति मलिक आरजेडी के टिकट पर रानीगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे और उन्होंने आरोप लगाया था कि इस बात पर उनकी आरजेडी के बड़े नेताओं से बहस हुई थी। अजरबैजान ने आर्मेनिया के कई गांवों पर कब्जा करने का दावा किया और उसका एक वीडियो भी जारी किया, जबकि आर्मेनिया ने भी एक वीडियो जारी कर अजरबैजान की फौज को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। हालांकि दोनों ही वीडियो की पुष्टि किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने नहीं की। अजरबैजान का दावा है कि उसने नागोर्नो कराबाख के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया। अजरबैजान ने जो वीडियो जारी किया उसमें कुछ सैनिक उस इलाके में अजरबैजान का झंडा लहराते दिखे। दावा यह भी किया गया कि उन्होंने दुश्मन के कई ठिकानों को तहस नहस कर दिया और बड़ी मात्रा में हथियार जब्त कर लिए। दूसरी तरफ आर्मेनिया ने एक वीडियो जारी किया जिसमें कुछ पहाड़ी इलाकों में बमबारी होती दिखी। आर्मेनिया का दावा है कि उसकी फौज ने अजरबैजान की फौज के ठिकानों पर बम बरसाए और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। 27 सितंबर से ही दोनों देशों के बीच जंग छिड़ी हुई है। नागोर्नो कराबाख ऐसा इलाका है जहां सबसे ज्यादा भीषण टकराव और बमबारी की खबरें हैं। ये इलाका आर्मेनिया के समर्थन वाले लड़ाकों के कब्जे में रहा है। लेकिन इस जंग का असर रिहायशी इलाकों पर भी पड़ना शुरू हो गया। कई जगहों से आगजनी और भयंकर तबाही की तस्वीरें सामने आई, जिनमें दोनों ही तरफ नुकसान की खबर है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों ने एक ऐसा वीडियो डाला जिसमें उनकी कार से कुछ दूर बमबारी होती दिखने लगी। वीडियो आर्मेनिया के एक बड़े शहर का है, जहां रह रहकर इमारतों पर बम गिर रहे हैं। सड़क पर हो रही इसी बमबारी से कार में सवार टीम सहम गई, लेकिन तभी उनके बाईं तरफ एक इमारत पर एक बम गिरा। शहर की सड़कों पर बड़ी संख्या में जलती हुई गाड़ियां दिखने लगी। बड़ी संख्या में घर, दुकानें और बाजार इस तबाही की भेंट चढ़ गए। कई जगहों पर लगी आग को बुझाने के लिए घंटों तक मशक्कत करनी पड़ी। जंग के 7 दिन बाद ही शहर में कई जगहों पर काला धुआं और टूटी हुई इमारतें दिखने लगी हैं। ओडिशा के व्हीलर तट पर एक ऐसे हथियार का सफल परीक्षण किया गया जिससे नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। न्यूज 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि इसका नाम सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो है, जिसका छोटा नाम है स्मार्ट। ये एक ऐसा वेपन सिस्टम है जिसमें टॉर्पीडो के साथ मिसाइल भी होती है, यानी एक तरह की सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल जिसमें एक कम वजन का टॉर्पीडो लगा होता है। सुपरसोनिक होने का मतलब यह है कि इसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से भी ज्यादा है और ताकतवर इतनी है कि किसी पनडुब्बी को ये पूरी तरीके से नष्ट कर सकती है। स्मार्ट से 650 किलोमीटर दूर मौजूद किसी पनडुब्बी को निशाना बनाया जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और डीआरडीओ प्रमुख का दावा है कि इस मिसाइल से भारत की नौसेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाने में बेहद मदद मिलेगी। जम्मू कश्मीर के पंपोर में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 3 घायल हो गए। बताया गया कि एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 2 आतंकियों ने वहां गश्त कर रहे सीआरपीएफ के जवानों पर हमला कर दिया और हमला करने के बाद आतंकी पास के इलाके में छिप गए। हमले की खबर मिलते ही वहां भारी तादाद में सुरक्षा बल के जवान भी पहुंच गए और पूरे इलाके को घेर लिया गया। एहतियातन जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को भी कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया। इस आतंकी हमले में घायल जवानों को अस्पताल भेजने के लिए वहां एम्बुलेंस भी तुरंत पहुंच गई। ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा अटैक है मिलिटेंट का और यही वजह है कि ये पूरा एरिया जो है इसको बंद कर दिया गया। खाली आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस के लोग जो है उनको जाने की इजाजत दी गई है। जवानों और आतंकियों के बीच काफी देर तक मुठभेड़ भी चलती रही। पुलिस ने जानकारी दी कि हमला करने वाले 2 आतंकियों में एक पाकिस्तान का रहने वाला है जिसका नाम सैफुल्ला है, जबकि दूसरा आतंकी कश्मीर का ही रहने वाला बताया गया। इस हमले के बाद पूरे इलाके में काफी देर तक तलाशी अभियान भी चलाया गया। दिल्ली के पास नोएडा एक्सप्रेसवे पर एक हादसे की वजह से लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ा। एक्सप्रेसवे पर एक ट्रैक्टर और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसकी वजह से धान से भरा ट्रक बीच सड़क पर पलट गया।
जिसके बाद वहां से गुजरने वाली गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। ऑफिस और दूसरे कामों के लिए घरों से निकले लोग एक्सप्रेसवे पर फंस गए। सरपट दौड़ने वाली गाड़ियां रेंगने लगी। कई गाड़ियां एक के पीछे एक फंसी दिखी। धीरे धीरे वहां लंबा जाम लग गया। कुछ बाइक सवार तो एक्सप्रेसवे से उतरकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते दिखे। सामने आई एक तस्वीर में कुछ ट्रैफिक कांस्टेबल भी दिखे जो हादसे वाली जगह पर खड़े होकर गाड़ियों को वहां से निकालने की कोशिश करते नजर आए। वहीं हादसे के बाद कई घंटों तक एक्सप्रेसवे पर पलटे हुए ट्रक को हटाने की कवायद शुरू नहीं हुई, जिससे हालात और भी खराब हो गए। पंजाब के अमृतसर में कृषि बिलों के विरोध में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी नाम के संगठन ने रेल रोको आंदोलन किया। इन लोगों ने सियासी दलों पर हमला बोलते हुए सरकार से कृषि बिलों को तुरंत वापस लेने की मांग की और ट्रेन की पटरियों पर बैठकर रेल रोको आंदोलन किया। धरने पर बैठे इस संगठन से जुड़े किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इन लोगों ने राजनीतिक दलों पर किसानों को धोखा देने का आरोप भी लगाया। अब जरूरत इस बात की है कि सियासी गिरोह को पहचाना जाए। ये हमारे धरना प्रदर्शनों को हाईजैक करने की तैयारी कर रहे हैं। धरने पर बैठे लोगों ने कृषि बिल वापस होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। यूपी के कानपुर में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। जब यह हादसा हुआ उस वक्त कुछ कर्मचारी फैक्ट्री में काम में जुटे हुए थे। आशंका जताई गई कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसके बाद वहां से भीषण लपटें उठने लगी। फैक्ट्री का एक हिस्सा आग उगलता दिखाई दिया। वहां का नजारा बेहद खौफनाक दिखा। आग के शोलों के साथ धमाके की आवाज भी सुनाई दी, जिसने पास के लोगों को दहशत से भर दिया। लपटों के साथ वहां से उठता काला धुआं पूरे इलाके में फैल गया। हादसे वाली जगह से कुछ दूरी पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस की गाड़ी भी मौके पर दिखाई दी, लेकिन लोगों का दावा है कि दमकल के लोगों को आने में देरी हुई, जिसकी वजह से आग काफी देर तक धधकती रही। बताया गया कि पेंट के कुछ ड्रम फैक्ट्री में रखे हुए थे, जिनकी वजह से आग तेजी से भड़की। दक्षिण अमेरिकी देश चिली की राजधानी सैंटियागो में प्रदर्शन करने वाले लोगों का गुस्सा पुलिस पर फूट पड़ा। आरोप है कि एक पुलिस वाले ने प्रदर्शन में शामिल एक 16 साल के लड़के को कुछ दिनों पहले एक पुल से नीचे धक्का दे दिया था, जिसके बाद वो कोमा में चला गया था। जिस पर लोगों का गुस्सा भड़क उठा और वो इस घटना के खिलाफ सड़कों पर हंगामा करने लगे, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। प्रदर्शन में शामिल लोग पानी की तेज बौछार से बचने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने मिर्च के स्प्रे का भी इस्तेमाल किया, पर लोग शांत होने के बजाय तोड़फोड़ करने लगे। कुछ प्रदर्शनकारियों ने तो पुलिस की गाड़ियों पर पथराव भी शुरू कर दिया। हंगामा कर रहे लोगों को वहां से हटाने के लिए पुलिस वाले रक्षा कवच के साथ धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाते नजर आए, जिसके बाद कई लोग पास के एक स्मारक के पास जमा हो गए। कुछ प्रदर्शनकारी तो स्मारक के ऊपर चढ़कर झंडा लहराने लगे। पुलिस ने उन्हें शांत करवाने के लिए सब उपाय आजमा लिए, लेकिन उनका विरोध थमता नहीं दिखाई दिया। कोरोना के खतरे के बीच किर्गिस्तान में आम चुनाव के लिए वोट डाले गए। 120 सीटों पर हुए इस चुनावी दंगल में कुल 16 पार्टियों के उम्मीदवार मैदान में उतरे, जिनकी किस्मत का फैसला वहां की जनता ने मतपेटियों में बंद कर दिया। राजधानी बिश्केक से आई एक तस्वीर में एक मतदान केंद्र पर वहां के राष्ट्रगान के साथ वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होती नजर आई। पोलिंग बूथ पर लोग सुबह सुबह ही अपना वोट डालने पहुंच गए। कोरोना के खौफ के बावजूद उन्होंने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहां मौजूद अधिकारी उनके पहचान पत्र देखने के बाद ही उन्हें वोटिंग की इजाजत देते दिखे। будет развиваться наш Кыргызстан, вот честно. मतदान केंद्र पर कोरोना से सावधानी का भी पूरा इंतजाम किया गया। लोगों के शरीर का तापमान मापकर ही उन्हें वोट डालने के लिए अंदर जाने दिया गया। इस दौरान सभी अधिकारी और मतदाता मास्क में ही नजर आए। हालांकि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की थोड़ी कमी जरूर दिखाई दी। त्योहारों के मौसम में आम जनता के लिए चलाई जाने वाली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का किराया ज्यादा होगा। न्यूज 18 के चंदन जजवाड़े की रिपोर्ट है कि फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों से सफर करने वाले मुसाफिरों को 30% ज्यादा किराया चुकाना होगा। ये ट्रेनें 20 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच चलाई जाएंगी, जिनकी संख्या 100 या उससे ज्यादा हो सकती है। अभी तक ट्रेनों के नाम और रूट जारी नहीं किए गए हैं। हालांकि पता चला है कि इन ट्रेनों की लिस्ट तैयार की जा रही है और जो इस हफ्ते के अंत तक जारी की जा सकती है। फिलहाल रेलवे की ओर से करीब 400 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। रेलवे फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने को तैयार है, लेकिन ऐसी ट्रेनों में सफर करने के लिए रेलवे के मुसाफिरों को अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी और उन्हें 30% ज्यादा किराया चुकाना पड़ेगा। कंगना रनौत के दफ्तर में हुई तोड़फोड़ के मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। कंगना रनौत के दफ्तर में हुई तोड़फोड़ के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। पिछले महीने मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने कंगना के दफ्तर के कई हिस्सों को अवैध बताते हुए तोड़ दिया था, जिसके बाद कंगना ने एक याचिका दाखिल कर बीएमसी से 2 करोड़ रुपए के हटाने की मांग की थी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उमर खालिद को सुरक्षा देने का आदेश दिया। हिंसा के आरोप में उमर खालिद फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है
उमर खालिद पर सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था, जिसके बाद उसे पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया था। उमर अभी न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर तोड़ते हुए फायरिंग की। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की इस फायरिंग में भारत का एक जवान शहीद हो गया। भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। बिहार के रोहतास जिले के नक्सल प्रभावित रहे कुछ गांवों में पहली बार मतदान केंद्र बनाए गए। इससे पहले इन गांवों के लोगों को वोट देने के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, लेकिन इस बार के चुनाव में अब वो अपने ही गांवों में वोट डाल सकेंगे। इन्हीं में एक गांव सोली भी है, जहां मतदान केंद्र बनकर तैयार भी हो गया। इस बार मतदाताओं में उत्साह है क्योंकि वो अपने घर पर ही वोट दे सकेंगे। सामने आई एक तस्वीर में ऐसे ही एक मतदान केंद्र पर सुरक्षा के लिए कई पुलिस वाले तैनात दिखे, जबकि मतदान के लिए दूसरी तैयारियां भी पूरी कर ली गईं। इस बार हम लोगों ने एक डिसीजन कि हम लोग ऊपर ही लोगों को कराएंगे और इससे वहाँ का वीटीआर भी बढ़ेगा, लोगों की भागीदारी भी बढ़ेगी। घर के पास मतदान केंद्र बनने से इलाके के लोगों ने भी खुशी जताई। इस बार यदि यहाँ हम लोग वोट डालेंगे तो अच्छी सुविधा हम लोगों को मिलेगी, कहीं आने जाने के लिए परेशानी नहीं होगी। बिहार के रोहतास जिले की विधानसभा सीटों पर पहले चरण में 28 अक्टूबर को मतदान होगा। एलएसी पर तनाव के बीच पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले महीने आमने सामने होंगे। 17 नवंबर को 5 देशों के समूह ब्रिक्स की बैठक है, जिसमें भारत की ओर से पीएम मोदी, चीन की ओर से राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल होंगे। हालांकि ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित होगी, लेकिन ये सीमा पर शुरू हुए तनाव के बाद पहला मौका होगा जब पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आमने सामने होंगे। पश्चिम बंगाल में एक बीजेपी नेता की हत्या के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने कई जिलों में प्रदर्शन किया। एक दिन पहले कोलकाता के पास बैरकपुर में बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके विरोध में पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बैरकपुर से सामने आई तस्वीरों में कुछ कार्यकर्ता सड़क के बीच बैठकर प्रदर्शन करते दिखाई दिए, जबकि पास की ही एक दूसरी सड़क पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जाम लगा दिया और बीच सड़क पर टायर रखकर उनमें आग लगा दी। हत्या की जानकारी मिलते ही बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय भी बैरकपुर पहुंचे और पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। कैलाश विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल पुलिस पर हत्या में शामिल होने का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की भी मांग की। पश्चिम बंगाल की पुलिस पर कोई विश्वास नहीं है। हम भारत सरकार से आग्रह कर रहे हैं या तो इसकी सीबीआई जांच करे। जबकि कोलकाता में भी बीजेपी नेताओं ने अस्पताल के बाहर हंगामा किया। मारे गए नेता का शव लेने पहुंची भीड़ को पुलिस वालों ने अस्पताल के बाहर ही रोक दिया, जिससे लोग नाराज हो गए और काफी देर तक अस्पताल के गेट पर उन्होंने हंगामा किया। चीन के साथ मिलकर पाकिस्तानी सेना भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रही है। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चीनी सेना पाकिस्तान के सैनिकों की मदद कर रही है और उन्हें रडार, ड्रोन और हथियार भी दे रही है। इसके बदले में पाकिस्तान की सेना के कमांडो चीनी सैनिकों को ऊंचाई वाले इलाकों में रहने और युद्ध की ट्रेनिंग दे रहे हैं। पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान इलाके में कई ऐसे कैंप लगाए गए हैं जहां इस तरह की ट्रेनिंग चल रही है। खबर यह भी है कि चीन की मदद करने के लिए पाकिस्तानी सेना के ये कमांडो लद्दाख में एलएसी पर तैनात चीनी सेना में गुपचुप तरीके से शामिल हो सकते हैं। पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति आमने सामने होंगे। एलएसी पर जारी तनाव के बीच 17 नवंबर को पहली बार प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आमने सामने होंगे, क्योंकि 17 नवंबर को ब्रिक्स देशों की बैठक होगी, जिसमें दोनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लेंगे। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने खुद को 3 दिनों के लिए क्वारंटीन कर लिया, क्योंकि वो 3 दिन पहले कुल्लू के एक बीजेपी विधायक के संपर्क में आए थे, जिनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सीएम और इस विधायक की मुलाकात रोहतांग में अटल टनल के उद्घाटन कार्यक्रम में हुई थी। जर्मनी के टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज़्वेरेव फ्रेंच ओपन के चौथे दौर में हार गए। उन्हें इटली के 18 साल के यानिक सिनर ने हराया। इस हार के बाद ज़्वेरेव ने मुकाबले के दौरान खुद को बुखार और जुकाम होने की बात कही। दिल्ली पुलिस की एक गाड़ी आगरा से लौटते समय ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में एक एएसआई की मौत हो गई, जबकि 2 पुलिस वाले घायल हो गए। पुलिस की ये टीम एक अपहरण मामले की जांच के लिए आगरा गई हुई थी। मुंबई के मस्जिद बंदर इलाके में एक इमारत में लगी आग को बुझा दिया गया, लेकिन कुछ देर बाद यह आग फिर भड़क गई, जिसकी चपेट में पास की दूसरी इमारतें भी आ गई। इस हादसे के बाद वहां से करीब 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि इस दौरान दमकल विभाग के 2 कर्मचारी घायल हो गए। पीएम मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हो रहे वर्चुअल ग्लोबल समिट रेस 2020 को संबोधित किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल समाज विरोधी काम के लिए नहीं होगा। Protect the world against
weaponization of AI, we should ensure that we take care so that human intelligence is always a few steps ahead of AI. Here at RAISE 2020, we have created a global forum for the world's leading stakeholders. इसी वर्चुअल ग्लोबल समिट में बोलते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने डेटा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल क्रांति का आधार बताया और ये कहा कि 130 करोड़ लोगों को डिजिटल ताकत देकर देश का तेजी से विकास किया जा सकता है। Data is the raw material for artificial intelligence. Intelligent data is the digital capital. It is a vital national resource. In the past, nations have competed on physical capital, financial capital, human capital, and intellectual capital. But in the coming decades, nations will increasingly compete on digital capital. India has the unique advantage to harness its enormous digital capital for AI-driven development, which is bottom-up and inclusive. This is because of our twin strengths of democracy and demography. When 1.3 billion Indians are digitally empowered, they will unleash a proliferation of new digital enterprises that will create faster economic growth, greater prosperity, high-quality employment opportunities, and better standards of living across all sections of our society. यूरोप के देश बेलारूस में सरकार विरोधी प्रदर्शन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। वहां पिछले करीब 2 महीने से लोग राष्ट्रपति को हटाने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में लगातार 8वें रविवार को राजधानी मिन्स्क में हजारों प्रदर्शनकारी जुटे और तस्वीरें देखकर ऐसा लगा जैसे सड़क पर लोगों का सैलाब आ गया। हाथों में झंडे थामे और नारेबाजी करते हुए वो उस डिटेंशन सेंटर की तरफ बढ़ते दिखे जहां कुछ प्रदर्शनकारियों को कैद रखा गया है। प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए दंगा निरोधी पुलिस का दस्ता उनके आगे खड़ा हो गया, लेकिन आग बबूला लोग एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। उल्टा उनका गुस्सा देखकर खुद पुलिस के ही कदम पीछे हटते नजर आए। जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो उन्हें भगाने के लिए पुलिस ने ठंड में भी उन पर पानी की बौछार कर दी, लेकिन खुंदक में कुछ लोगों ने वाटर कैनन पर ही हमला कर दिया। इसके बाद कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी ले लिया गया। यूपी में बिजली कर्मचारी संगठनों की हड़ताल की वजह से कई जिलों में बत्ती गुल रही। पूर्वांचल के ज्यादातर जिलों में तो शाम होते ही घरों और बाजारों में अंधेरा छा गया। राज्य के बिजली कर्मचारी संगठन विभाग के निजीकरण के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं, जिसके खिलाफ उन्होंने काम बंद कर दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बिजली चली गई। देवरिया जिले में तो कई घंटे तक बिजली ने दर्शन नहीं दिए। ये सुभाष चौक हमेशा बिजली से चमकता रहता था, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी लाइट नहीं आई है। पुलिस थानों में सिपाही बत्ती गुल होने की वजह से गर्मी से जूझते नजर आए। कई इलाकों में तो बिजली नहीं होने की वजह से बाजार शाम को ही बंद हो गए। देवरिया के अलावा पूर्वांचल के कई जिलों में बिजली कर्मचारी संगठनों की हड़ताल की वजह से बत्ती गुल रही। हालांकि खबरें हैं कि ज्यादातर संगठन अब हड़ताल वापस लेने का ऐलान कर सकते हैं। न्यूज 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि यूपी के बिजली मंत्री और कर्मचारी संगठनों के बीच हुई बातचीत सफल रही है। बताया गया कि बैठक में बिजली मंत्री ने निजीकरण की बजाय सुधार प्रस्ताव पर काम करने की बात कही है, जिसके बाद ऐसी खबरें हैं कि पूर्वांचल बिजली निगम पर मंडरा रहा निजीकरण का संकट टल सकता है। उत्तर प्रदेश का बिजली विभाग 83,000 करोड़ रुपए के घाटे से जूझ रहा है और सबसे ज्यादा घाटे में पूर्वांचल बिजली निगम है। 7 महीने बाद सऊदी अरब के मक्का में उम्रा तीर्थ यात्रा फिर शुरू हो गई। कोरोना के खतरे को देखते हुए वहां की सरकार ने इस यात्रा पर रोक लगा दी थी, लेकिन कई महीनों बाद एक बार फिर श्रद्धालुओं को इस पवित्र तीर्थ यात्रा का मौका नसीब हुआ और वो मक्का की मस्जिद अल हरम पहुंच गए। वहां पहुंचे लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काबा की परिक्रमा करते नजर आए। वो इस यात्रा में पहने जाने वाले खास सफेद लिबास में दिखाई दिए। कुछ लोग काबा के सामने बैठकर नमाज पढ़ते नजर आए तो कई श्रद्धालु खड़े होकर खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांगते दिखे। कोरोना की वजह से इस साल की यात्रा को 3 चरणों में बांटा गया है और पहले चरण में सिर्फ 6,000 स्थानीय लोगों को उम्रा की इजाजत दी गई। उम्रा एक तीर्थ यात्रा है जिसमें लाखों मुस्लिम श्रद्धालु शामिल होते हैं और वो मक्का के काबा पहुंचकर इबादत करते हैं।
हाथरस के बहाने यूपी में हिंसा की साजिश के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। चारों आरोपियों में 2 के पीएफआई और उसके करीबी संगठन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया से संबंध बताए गए हैं। चारों आरोपियों की गिरफ्तारी मथुरा से हुई है। पुलिस ने इनके पास से मोबाइल फोन, लैपटॉप, भड़काऊ और आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया है। साथ ही आपत्तिजनक वेबसाइट से जुड़े होने के सुराग भी मिले हैं। तो चारों को लखनऊ ले जाया गया। ये अहम गिरफ्तारियां हुई हैं। 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं दिल्ली से। हाथरस जाते वक्त इनकी गिरफ्तारी हुई है और इनके पास से लैपटॉप, मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। तो हाथरस के बहाने यूपी में हिंसा की साजिश के आरोप में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 4 आरोपियों में 2 के पीएफआई और उसके करीबी संगठन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया से संबंध बताए गए हैं। अजीत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, इन जो 4 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, इनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है? देखिए, बिल्कुल जिनकी गिरफ्तारी हुई है इसमें से 2 पीएफआई के सदस्य, 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सभी दिल्ली से हाथरस जा रहे थे और यमुना एक्सप्रेस वे पे इनकी गिरफ्तारी हुई है। जो मार्ट क्षेत्र में टोल पर चेकिंग के दौरान गिरफ्तारी, उसमें जो पुलिस को पता चला था कि ये हाथरस के जो भड़काऊ जो पोस्टर थे, बैनर थे, उसमें भी इन लोगों का हाथ है। इनके पास से जो मोबाइल, लैपटॉप बरामद हुए हैं, उसमें संदिग्ध साहित्य को भी बरामद किया गया और ये पीएफआई के सदस्य रहे हैं और इनका सिमी से भी तार जुड़ा रहा है। तो पुलिस पूरे एंगल की जांच कर रही है और इन सभी 4 आरोपियों को लेकर लखनऊ पुलिस ले जाएगी, जहां पर जांच होगी। और एक बड़ी बात और, जसप्रीत, इस पूरे मामले में अब ईडी ने भी अपना इंटरफेयर शुरू कर दिया। आज से ईडी भी जो वेबसाइट बनी है उसकी जांच करेगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस पूरे मसले में जिन जिन लोगों का हाथ अभी तक आया उनकी गिरफ्तारी की गई। कल भी गिरफ्तारी हुई थी कि किस तरह यूपी के सीएम और देश के प्रधानमंत्री को अजीत, तो ये गिरफ्तारियां काफी अहम मानी जा रही है। आप नजर बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास। आज की ताजा खबर में एक ब्रेक। आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।